साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकं शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदयतन्त्रीमन्त्रितं वादयति सङ्गीतकं वसुधैकभावनपोषकं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् ललितरसमय लास्यलीला चण्डताण्डवगमकहेला कलितजीवन नाट्यवेदं कान्तिक्रान्तिकथा प्रमोदं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् चतुष्षष्ठिकलान्वितं परमेष्ठिना परिवर्तितं विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतं लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम् साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। नमस्कार। संस्कार भारती कोंकण प्रांत के चित्रपट आयाम की सिने चौपाल की इस बैठक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने के आखिरी शनिवार के शाम 5 बजे हमारी ये बैठक होती है। हमारे फेसबुक पेज कला भारतीयम और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर ये प्रोग्राम होता है। हमारी इस चौपाल में बातें होती हैं कला की, साहित्य की, सिनेमा की, समाज की। तो चलिए आज की चौपाल की बैठक का आरंभ करते हैं। संस्कार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अभिजीत दादाजी गोखले जी का स्वागत करता हूं। उनसे हम जानेंगे कि संस्कार भारती का कला के प्रति, समाज के प्रति दृष्टिकोण क्या है, उसका कार्य क्या है। दादाजी नमस्कार। सर्वप्रथम तो ये जो आपका सिने चौपाल उपक्रम है उसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। और अभी आपने जो पूछा है कलाओं के संरक्षण और संवर्धन, इसके बारे में, तो मैं समझता हूं संस्कार भारती पिछले 40 सालों से अपनी निर्मिति से ही इसी काम में लगी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक विधा के लिए समर्पित संस्थाएं तो अपने भारतवर्ष में बहुत सारी है,
लेकिन प्रमुख रूप से अलग अलग मंचीय कलाएं और दृश्य कलाएं, ललित कलाएं जिसको हम कहते हैं, उसमें एक साथ काम करने वाली शायद संस्कार भारती देश का एकमात्र संगठन है। तो जैसे नाटक है, चित्रकला है, संगीत है, नृत्य है, लोक कलाएं है, ऐसी अलग अलग विधाओं को एक साथ एक मंच पर अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कार्यक्रमों के निमित्त से काम करने वाला शायद अखिल भारतीय स्वरूप जिसका है, ऐसा संस्कार भारती एकमात्र संगठन है। और आपने जो कहा या आपने जो पूछा कि कलाओं के संवर्धन में और संरक्षण में संस्कार भारती की क्या भूमिका है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत में कला केवल कला के लिए जानी नहीं जाती। हम सब मानते हैं भारतीय कला दृष्टि जो है वो कला ही जीवन है, इस प्रकार की दृष्टि हम मानते हैं। और कला समाज प्रबोधन का और समाज जागरण का भी माध्यम है, ऐसा भी हम मानते हैं। तो इन्हीं सूत्रों को लेकर पिछले 40 सालों से संस्कार भारती मंचीय कलाओं में, दृश्य कलाओं में कार्यरत है। और संस्कार भारती ने जो अपना घोषवाक्य रखा है वह है, कला का एक और पक्ष हम समाज के सामने लाना चाहते हैं, वह है सा कला या विमुक्त। ये कला वो कला है जो व्यक्ति को दोषों से मुक्त कराए। तो ये जो अपनी भारतीय दृष्टि है, इसको हम समाज के सामने अपने कार्यक्रमों के द्वारा लाना चाहते हैं। तो कला ही जीवन है, कला केवल कला के लिए नहीं है, कला समाज प्रबोधन का माध्यम है, और कला व्यक्ति को और पर्याय से समाज को भी अपने दोषों से मुक्त कराने की क्षमता कलाओं की है। इस सूत्र को लेकर संस्कार भारती काम कर रही है, और ये एक दृष्टि में कलाओं का संवर्धन ही है संरक्षण के साथ, ऐसा हम मानते हैं। अरुण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल अभी पूछा है। संरक्षण और संवर्धन के साथ कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कलाकार रहेंगे तो कलाएं रहेगी, और कलाएं रहेगी तो संस्कृति बचेगी। दुर्भाग्य से पिछले 2 साल पूरे विश्व के लिए इस कोरोना महामारी के कारण बहुत ही कठिन इस प्रकार के रहे हैं। सभी क्षेत्र आहत हुए हैं अलग अलग प्रकार से, और सभी क्षेत्रों के बारे में सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी संगठनों द्वारा, सामाजिक उपक्रमों द्वारा बहुत अच्छे प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन जिस मात्रा में कलाकारों के लिए कुछ सोचना चाहिए, उतने प्रयास शायद कम पड़ रहे हैं, क्योंकि कलाकार बहुत बुरी तरह से आहत है। जैसा जिसका आपने उल्लेख भी किया कि कार्यक्रम ही नहीं हो रहे, तो ये सामने जो रस निष्पत्ति होती है वो कैसे हो पाएगी? कार्यक्रमों पर ही पाबंदी है। तो संस्कार भारती के कार्य में पिछले 2 सालों से कलाकारों का संरक्षण, ये एक आयाम आपद धर्म इस नाते से जुड़ा है। तो मुझे मतलब ये तो संस्कार भारती और हमारा दायित्व ही है, इसमें अब बहुत बड़प्पन की बात नहीं है। लेकिन मुझे कहते हुए आनंद होता है कि कोरोना महामारी के तुरंत बाद पिछले साल भी, प्रथम लहर में भी देश भर में हम सामान्यतः 75,000 से 1 लाख कलाकारों तक कुछ न कुछ मात्रा में स्थानीय स्तर पर कुछ मदद जुटा पाए। मदद का स्वरूप भिन्न भिन्न है, मतलब उनको 1 महीने के राशन किट से लेकर, कुछ नगद राशि से लेकर, कुछ आवश्यक रहने की सुविधाओं से लेकर, उनके कार्यक्रमों की योजना करने तक सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की मदद संस्कार भारती के पहल से देश भर के अपने कार्यकर्ताओं ने कराई है। ये एक मुझे लगता है बहुत अच्छे प्रयास संस्कार भारती द्वारा पिछले कोरोना लहर में हुआ। और इस बार की द्वितीय कोरोना लहर तो और अधिक भीषण थी, जिसके परिणाम हम सभी भुगत रहे हैं। तो कलाकारों के लिए एक और योजना अभी संस्कार भारती विशेष रूप से दिल्ली ने इसने पहल की है, एक योजना चलाई है। वह है समाज को कलाकारों द्वारा कलाकारों के लिए अपील करना, और उसका शीर्षक हमने दिया है वीर बराई जाने रे। उसमें विभिन्न कलाओं के शीर्षस्थ कलाकारों ने समाज के लिए अपनी प्रस्तुति द्वारा एक अपना आह्वान, निवेदन किया है कि कलाकार स्वयं सामने आए, समाज सामने आए, कलाकारों की राहत के लिए, इस कठिन दौर में कलाकारों की मदद के लिए।
और मुझे कहते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि सभी विधाओं के, नृत्य से बिरजू महाराज जी है, संगीत से अमजद अली खां साहब है, वसीफ डागर जी है, सिने क्षेत्र के सुभाष घई जी है, ऐसे बहुत सारे शीर्षक, पद्मा सुब्रमण्यम जी है, अनुराधा पौडवाल है, अक्षय कुमार है, ऐसे बहुत सारे शीर्षस्थ कलाकारों ने अपना आवाहन कलाकारों के लिए किया है। और दिल्ली में अभी मेरी जानकारी, मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली, तो अद्यतन जानकारी 1-2-3 दिन बाद मुझे मिलेगी, लेकिन एक 3-4 दिन बाद की जानकारी मेरे पास ऐसी है कि लगभग अभी 500 तक कलाकार हमने चिन्हित किए हैं कि जिनको कुछ मदद की आवश्यकता है। तो समाज के द्वारा, समाज की मदद से जितनी राशि उपलब्ध होगी तो भी उसकी वितरण की व्यवस्था हम करेंगे। तो ये एक अनूठा प्रयास होगा कलाकारों द्वारा, समाज के माध्यम, सरकार के साथ मिलकर, विशेष रूप से ICCR है, भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उनके द्वारा भी हम कलाकारों की कुछ सूची उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दे रहे हैं, ताकि उनके कार्यक्रम, कलाकारों के कार्यक्रम कहीं ना कहीं वो प्रस्तुत कर सके सरकारी तंत्र के माध्यम से। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कलाकार तो स्वाभिमानी होता है, वो सामान्यतः मांगने का आदी नहीं होता। और अभी स्थिति ऐसी है कि गरीबी जीने नहीं देती और स्वाभिमान मांगने नहीं देता। कलाकारों की ये स्थिति अभी हो रही है। तो इसके लिए हमने ये प्रयास शुरू किए हैं। समाज का प्रतिसाद बहुत अच्छा है। अभी एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट भी पीर पराई जाने रे नाम से 9 जुलाई को हमने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हमने प्रसारित किया था। आशा है समाज आगे आएगा और कलाकारों के इस कठिन दौर में कलाकारों के लिए मदद करेगा। तो ये एक दृष्टि से कलाकारों के संरक्षण का ही कार्य है जो आपद धर्म इस नाते से संस्कार भारती अभी कर रही है। जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चौपाल, ये इस उपक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और इसकी जो निरंतरता आपने बनाई रखी है कि उसकी एक तिथि निर्धारित है, प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को आप उसका प्रसारण करते ही है। तो मैं इस निमित्त से सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी इस चौपाल उपक्रम में जुड़ी है। आपके कुछ सुझाव होंगे तो सुझावों का भी मेरे ख्याल से स्वागत होगा, ताकि इसको और बेहतर तरीके से सबके सामने लाया जाए। सिने जगत के, कला जगत के अन्य पहलुओं पर भी इस पे बातें हो। और मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि हम जिस भारतीयता की बात करते हैं, तो ये भारतीयता अपने कला जीवन में कैसे व्यतीत हुई है, ऐसे अलग अलग विषय इसमें सम्मिलित हो। तो मैं इसके लिए आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं, सभी से आह्वान करता हूं कि आप इससे जरूर जुड़े और इस उपक्रम के साथ इसको नियमित रूप से देखें। मैं एक अवसर इसको मानते हुए मैं एक और बात कहना चाहूँगा। मैंने जिस पीर पराई जाने रे का उल्लेख किया, तो सभी कलाकारों का नाम लेना तो संभव नहीं हुआ। कुछ गिने चुने नाम मैंने आपको गिनाए, लेकिन इसमें बहुत सारे कलाकारों ने, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है। और सभी शीर्षस्थ पुरस्कार सम्मानित ऐसे वरिष्ठ कलाकार हैं सभी विधाओं के। तो ऐसे सभी कलाकारों के प्रति और समाज के जिन दानदाताओं ने इसमें अपने योगदान दिया है, तो सभी के प्रति संस्कार भारती की ओर से मैं अपने ऋण निर्देश भी व्यक्त करना चाहूँगा। सभी से बहुत बहुत धन्यवाद अभी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के निमित्त से। और आह्वान भी करूँगा कि कलाकारों के लिए आप और आगे आए इस मुश्किल घड़ी में। अगर अनुमति है तो एक छोटे से उपक्रम की भी जानकारी आप सभी को दे दूं, जो आने वाले साल में हम सभी को करना है। जी, बहुत ज़रूरी है। जी, तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 2021 ये भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा। तो आने वाला पूरा एक साल हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाएंगे। तो इस निमित्त से संस्कार भारती ने एक सोचा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सही पद्धति से, उसके कुछ अनछुए पहलुओं को सही पद्धति से समाज के सामने लेकर के आए, अलग अलग प्रस्तुतियों के द्वारा। इसमें कुछ संगोष्ठियां जैसी भी प्रस्तुति होगी, नाटक भी होंगे, चित्र भी होंगे, चर्चाएं भी होगी। अलग अलग माध्यम से हम कुछ अनछुए पहलू समाज के सामने लाने का हमने विचार किया है। वो कौन से है कि एक तो समाज के सभी वर्गों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था।
तो चूंकि संस्कार भारती कला जगत में काम करती है, तो कला जगत का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, इस पक्ष को हम सामने लाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि चित्रकला नहीं, चित्रपट जो निर्माण हुए, सिनेमा जो जगत का जो प्रारंभ हुआ, उसमें दादा साहेब फाल्के जी की भूमिका क्या थी, तो वो उसमें, और ये व्यवसाय इस नाते से भारत में स्थिर हो, ऐसा उनका आग्रह था। तो ये उनकी और उनके माध्यम की देशभक्ति थी, उन्होंने उस समय प्रकट की। ऐसी जो कुछ बातें हैं वो हम इस स्वतंत्रता 75 के आयोजन में सामने लाना चाहेंगे, जिसमें स्व की अभिव्यक्ति समाज के हर वर्ग द्वारा हुई है। और इसके कारण से बहुत ऐसे जिसको हम अंग्रेजी में अनसंग हीरोज बोल सकते हैं, ऐसे अनसंग हीरोज, कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग, कुछ व्यक्तित्व, इनकी जानकारी विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज के सामने आए। ऐसे पूरे लगभग अगले साल तक कुछ न कुछ प्रयास हम करेंगे। उसकी जब कुछ निश्चिति होगी, आप सभी को इसकी जानकारी मिलेगी ही। स्नेह चौपाल के माध्यम से भी ये जानकारी आप तक प्राप्त होगी। आप सभी से फिर से आह्वान है कि इसमें भी आप जुड़िए। और सबको नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी तरह से संस्कार भारती का पक्ष रखा, और बाकी लोगों को भी जो अगर कुछ भ्रम या कोई कम जानकारी रही होगी तो अच्छी तरह से उनको जानकारी भी हो जाएगी, तो और अच्छी तरह से हमारे साथ जुड़ पाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे संस्कार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अभिजीत दादाजी गोखले। हमारी कलाओं में परंपरा के साथ प्रयोग की भी संभावना बनी रहती है। जब कलाओं में नए नए प्रयोग होते रहते हैं, इससे कलाओं का विकास होता रहता है और वो जन जन तक पहुंचती रहती, और हर समय के साथ उसमें एक नई धारा, नए विचार आते रहते हैं। जैसे कि पथनाट्य, लोकनाट्य, या फिर मैं कहना चाहूँगा फिज़िकल थिएटर, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, इस तरह के नए नए थिएटर होते रहे हैं। तो इसी तरह का थिएटर में प्रयोग कर रहे हैं भाई एन.के. पंत। ये दौर ऐसा चल रहा है, आप सभी जानते हैं, कलाओं के लिए तो बहुत मुश्किल दौर है। प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन कलाकार क्या करे, कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। तो भाई एन.के. पंत जी पिछले कई सालों से मुंबई में रूम थिएटर कर रहे हैं। ये रूम थिएटर क्या है, उसकी परिकल्पना क्या है, उसका परिदृश्य क्या है, प्रभाव क्या है, भविष्य क्या है, इन सब चीज़ों पर जानेंगे एन.के. पंत से। पंत जी नमस्कार। नमस्कार, मैं एन.के. पंत, थिएटर करता हूँ, एक्टर हूँ, अभी मुंबई में रहता हूँ। मैंने इलाहाबाद थिएटर शुरू किया था, फिर लखनऊ भारतीय नाट्य अकेडमी की रेपेट्री में 3 साल था, फिर दिल्ली श्री राम रेपेट्री में 3 साल था, फिर एनएसडी में 6, 7, 8 साल तक था, और रंगकर्म लगातार करता रहा। फिर मुंबई आ गया। मुंबई में अब फिल्म और थिएटर करता हूँ। तो थिएटर, जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुंबई पहुंच के मुझे लगा कि ये बेचैनी थी थिएटर करने की, थिएटर कहाँ से हो, क्योंकि मुंबई में बहुत महंगा शहर है और थिएटर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक आइडिया दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग अपने रूम में ही कुछ करें, जो हम आसपास कुछ 20, 25, 30, 40, इससे ज़्यादा लोगों को तो रूम में बैठा नहीं सकते। तो करते करते वो 20 से 25 या 30 लोगों तक ही हम एक व्यवस्था बना पाए, जिसका हमने नाम रखा अभिज्ञान रूम थिएटर। अभिज्ञान मतलब पुनर्स्मरण। तो हम फिर से उस अपने रंगमंच को यहाँ पुनर्जीवित कर पाए, बार बार कर पाए, बार बार एक दूसरे से जुड़े रहें रंग दोस्तों के साथ, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई। अभिज्ञान नाट्य एसोसिएशन एक दिल्ली का ग्रुप है, जिसका एक छोटा सा विंग हमने यहाँ पर शुरू किया, जिससे बहुत सारे मूर्धन्य लोग, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के और अनेक प्रशिक्षित लोग जुड़े हुए। जब मुंबई में ये विचार आया तो हमने अपने ही रूम, जो एक रेंट पर रूम था, उस एक थोड़ा बड़ा रूम था, उस रूम को ही हमने इसके लिए तैयार किया। तो उसकी तैयारी के लिए हमें कुछ, एक तो प्रस्तुति तैयार करनी थी, दूसरा ऐसा लगे कि नाटक या उस तरह के उस जोन में चले जाएं हम, उस तरह का एक एम्बियंस बना सकें। उसके लिए हमने अपने रूम में पूरे काले कपड़ों से पूरी दीवारों को घेर दिया। कुछ छोटी छोटी लाइटें बनाई हमने, कुछ पंखों के डिमर्स को सेट किया, 8-10 डिमर्स बनाए, छोटे छोटे पंखों के जो होते हैं रेगुलेटर्स, उससे,
और उसी से हमने छोटी छोटी लाइटों को प्रकाशित किया, जोन बनाए, एरिया बनाए और स्पॉट्स बनाए। और वो नाटक या वो व्यवस्था या वो रूम थिएटर बहुत अच्छे से धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो उसमें एक रंग विस्तार मिला। बहुत सारे मूर्धन्य लोग जो बड़े शीर्ष पर बैठे रंग से जुड़े लोग थे, वो लोग भी आते थे देखने, और उस 20, 25, 30 लोगों में वो भी एक नाम होते थे। ऐसा हम लोग फ्राइडे, सैटरडे, संडे करते थे 3 दिन, और फिर उसके बाद फिर अगले फ्राइडे, सैटरडे और संडे को कर लेते थे। इसमें छोटी छोटी प्रस्तुतियां होती थी, छोटे नाटक होते थे, कविताओं का पाठ होता था, गीत संगीत की प्रस्तुतियां होती थी। वैसे ही नाटक, किसी ने नया नाटक लिखा है तो उसका नाटक का पाठ करते थे। ऐसे करते 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 हम 2008 से 2008 में मैंने मुंबई में ये शुरू किया था अपने रूम में, जो आज तक अनवरत चल रहा है। बिल्कुल कोई भी बीच में व्यवधान नहीं हुआ। थोड़ा व्यवधान ये कोरोना काल में हुआ, लेकिन उस पीरियड में भी हमने अपनी सोसाइटी के ही 5-7 लोगों को बैठा करके कुछ नए नाटकों के पाठ किए, कुछ कविताएं की और कुछ रंग परिचर्चाओं के साथ हम एक दूसरे से जुड़े रहे। ऐसे लगभग सैकड़े की संख्या में हम ये प्रस्तुतियां कर चुके हैं। इसका प्रभाव ये रहा कि कुछ लोग जो बाहर से यहाँ आए थे उस दौरान जब हमारा प्रस्तुति चल रही थी, उन्होंने देखा और उन्होंने अपने शहरों में जाकर, अपने कस्बों में, अपने यहाँ पर वैसा ही रूम का एक व्यवस्था शुरू की। बाद में उन्होंने बताया कि आपकी वो व्यवस्था देख करके ही हमने ये सब यहाँ शुरू किया है, उसके आप सूत्र आप ही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये इस तरह से चीजें की जाएं तो रंगमंच का भविष्य बहुत अच्छा होगा। हर जन जन तक ये बात हम पहुंचा पाएंगे, छोटे छोटे अपने मोहल्लों में इस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे। और मुंबई में करने के पीछे कारण ये था कि मुंबई बहुत महंगा शहर है। यहाँ एक रूम या एक फ्लैट किराए पर भी एक कोई आर्टिस्ट लेता है तो 20, 25, 30 हजार रुपए रेंट है मंथ के, और हॉल ले पाना तो और भी महंगा है क्योंकि वो लाखों का है। तो अपने ही रूम में जहां वो रह रहा है वहीं पर वो इस व्यवस्था को बना सकता है। रेंट तो दे ही रहा है, उसी में वो व्यवस्था कर दे। तो हम क्या करते हैं, जब मंचन होता है उसके बाद हम 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, कई बार 1-1 घंटे तक वो परिचर्चा चल जाती है। उसी नाटकों पर या उसी गीतों पर, उसी कविताओं पर बातचीत करते हैं। उसी दौरान हम कुछ चाय बनाते हैं, उसके साथ कुछ एक रंग प्रसाद वितरित करते हैं, जो सबको ये है कि 2 घंटे 3 घंटे जो बैठा है वो थोड़ा चाय पिए, वो हम खुद से व्यवस्था करते हैं। उसका कोई टिकट नहीं होता है, फ्री की व्यवस्था है। तो इसका भविष्य इसीलिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है। जो हमने रूम में पूरा खर्च किया था वो 10-15 हजार रुपए में हमारी सारी चीजें आ चुकी थी। और उसके बाद जो थोड़ा कभी कुछ कोई उसमें कुछ होता है तो उसमें 100, 200, 300 रुपए का खर्च आता है। फिर अगर कोई बल्ब फ्यूज हो गया या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ज्यादा महंगा नहीं होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये रूम थिएटर जो हमने अभिज्ञान रूम थिएटर के नाम से शुरू किया था, वो आप लोग अपने शहरों में अपने हिसाब से जो भी नाम रखना चाहें वो रूम थिएटर शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ऐसा इस व्यवस्था से जुड़ेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था बनाएंगे जो लोगों में, जन सामान्य में रंग संस्कार पैदा करे। नमस्कार, धन्यवाद। तो रंगमंच से अब हम चलते हैं संगीत की तरफ। जुलाई महीने में बहुत सारी विभूतियों के जन्म दिवस और स्मृति दिन रहे हैं, तो अब हम याद कर रहे हैं बाबूजी को। जी हाँ, मराठी संगीत का अप्रतिम नाम, बहुत ही प्रसिद्ध नाम, सुधीर फड़के जी। सुधीर जी का जन्म 25 जुलाई 1919 को कोल्हापुर में हुआ था और एक लंबा समय उन्होंने फिल्मों को दिया। उन्होंने बहुत सारी कमाल की फिल्में की, जिसमें संत जनाबाई बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा ऊन पाउस और बहुत सारी फिल्में रही हैं। और इसके साथ मैं आपको कहूँगा कि 29 जुलाई 2002 को उन्होंने मुंबई में हम सबसे विदा लिया। लेकिन इस दौरान इतना काम किया उन्होंने कि कोई संगीतकार या कोई कलाकार ऐसा नहीं रहा होगा जो उनके साथ काम ना किया हो या फिर जो उन्हें जानता ना हो। तो उनके ऊपर बात करने के लिए हैं हमारे साथ अशोक पत्की जी। अशोक पत्की जी स्वयं सिद्धहस्त संगीतकार हैं मराठी सिनेमा के। उन्हें कई महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार मिल चुके हैं, एक बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है अंतर्नाद फिल्म के लिए,
और सुर श्रृंगार पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं बाबूजी के बारे में। बाबूजी यानी कि सुधीर फडके साहब मराठी इंडस्ट्री के बहुत माने हुए संगीतकार थे। 100-150 के करीब उन्होंने मराठी फिल्में की और उनका क्लासिकल बेस होने की वजह से हर गाने में कोई ना कोई राग होता था और वेरिएशन मिलती थी सिंगर को, सुनने वालों को कि आज कुछ नया करने वाले, आज कुछ नया होगा बाबूजी का गाना बोला तो ये होता था। और उसकी वजह से बहुत समय तक मतलब उन्होंने काम किया, नहीं बोला तो भी 50 साल तो काम किया होगा। तो मैं जब 3 साल का था, 3-4 साल का, ग्रैंड रोड में रहता थे हम लोग, तो बाबूजी तभी बम्बई में इंडस्ट्री में लोगों को मिलने को आए थे। तो हम जा रहे थे उसके बाजू के रूम में उन्होंने पेइंग गेस्ट करके कमरा लिया था और हारमोनियम का आवाज आता था। तो मैं 3-4 साल का था, कुछ पता नहीं था संगीत क्या है, लेकिन अच्छा लगता था मेरे को। मैं जाके दरवाजे में खड़ा होता था तो वो मेरे को बुलाते थे, बाजू में बिठाते थे, कभी गोद में बिठाते थे और अपना काम करते थे। तो वो जो मेरे ऊपर संस्कार हुए उनके गानों के, उनके संगीत का, उसकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प हुई। आगे जाके मैं एक संगीतकार बनूंगा ये पता नहीं था, लेकिन बहुत उनकी मेहरबानी है मेरे ऊपर। उसके बाद एक दिन मेरे को फ़ोन आया, मैं बड़ा हुआ और उनको भी बहुत पिक्चरें मिलने लगी थी। तो मैं हारमोनियम सीखा, ऑर्गन सीखा, तबला सीखा, ढोलक सीखा, हार्प, स्वर मंडप वो भी सीखा, ग्लॉकेनस्पेल करके टिंकलिंग साउंड वाला इंस्ट्रूमेंट है वो भी सीखा। तो कहीं ना कहीं मेरे को भी बुलाते थे। तो एक दिन फ़ोन आया कि सुधीर फडके साहब का बॉम्बे लाइव में रिकॉर्डिंग है, तुमको बुलाया है। मैं बोला अरे वाह। तो वहाँ से शुरुआत हुई हमारी, मेरा बजाना उनको पसंद आया। फिर उन्होंने बुलाना, शामराव कामड़ी उनका जो अरेंजर थे वो भी खुश हुए, मेरे को बुलाने लगे और वहाँ से हमारी दोस्ती बढ़ गई। मेरा अगर गाना कोई, मैं संगीतकार बन गया था तब तक, तो मेरी कंपोजिशन कोई अच्छी लगी तो मेरे को खास हाथ भी रख के कंधे पे, अरे वो बहुत अच्छा कंपोज किया है तुमने, सुमन कल्याणपुर का गाना, ये है वो है, बातें चलती थी। और बड़प्पन उनका ये था कि मैं सुधीर फडके हूँ, मैं ऐसा हूँ, तुम क्या हो, ये ऐसा नहीं था। दूसरे की तारीफ भी करते थे, हो अच्छा बजाया तो तारीफ करते थे, अच्छा कंपोज किया तो भी तारीफ करते थे और बड़े दिल के थे। मतलब उस ज़माने में हिंदी में या मराठी में, मैं 50-60 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, एक 3-4 आदमी होते थे, 4-5 समझो। तो हिंदी में नौशाद जी, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, HD बर्मन, रोशन जी, बस ऐसे समझो 5 सिंह म्यूजिक डायरेक्टर। मराठी में बाबूजी यानी सुधीर फडके, श्रीनिवास खड़े, राम कदम, हृदयनाथ मंगेशकर, ऐसे 4-5 गिने हुए संगीतकार थे। तो उसमें से भी बाबूजी बहुत ज़्यादा काम करते थे क्योंकि उनका काम ही अलग हिसाब का था। राम कदम का कैसा था, कोई लावणी तमाशा हो तो लोग उनके पास जाते थे, लेकिन बाकी फैमिली सब्जेक्ट होता तो बाबूजी के पास ही आते थे और अच्छे मीठे मीठे गाने देते थे वो। तो वहाँ भी मैं उनके साथ काम किया है। उन्होंने गीत रामायण करके एक प्रोग्राम किया था, गदी माडगुळकर ने गाने लिखे थे और रामायण, गीत रामायण करके, तो वो इतना फेमस हुआ, लोगों को इतना पसंद आता था, हर शो हाउसफुल होता था। कितने 500,000 तो आराम से किए हो गए उन्होंने शो, और तरसते थे लोग, मतलब कब
अनाउंस होता है और मेरे को टिकट मिलती है। तो वो भी किया। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि कुछ फिल्म बनाते हैं देशभक्ति पर, तो क्या करें। तो वीर सावरकर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा प्यार था, प्रेम था, तो उनके जीवन में कुछ फिल्म बनाई जाए। तो उन्होंने सावरकर करके फिल्म बनाई। बीच में पहले तो फाइनेंस की तकलीफ हुई, फिल्म रखड़ गई, 2 साल लेट हुआ। फिर डायरेक्टर मिले, वो भी कुछ मेरे ख्याल से काम नहीं वाले थे, तो वापस रुक गई फिल्म। फिर दूसरा अच्छा डायरेक्टर मिला, उसने जाके सिनेमा कंप्लीट किया। तो वो भी था उनके दिल में कि मैं कुछ देश के लिए करूं, देश नेताओं के लिए करूं। उन्होंने सावरकर फिल्म भी बनाई और हिट हुई, लोगों को पसंद आई। तो ऐसा सब अलग अलग गुण उनमें थे और लोग इसलिए उनसे ज़्यादा प्यार करते थे। शिवाजी पार्क में जब वो घूमने निकलते थे तो लोग, मतलब उनका घूमना बाजू में रहता था, लोग मिलते ही थे, तारीफ करते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। उनको प्रणाम बाबूजी को। चलते चलते एक और बहुत ही सुरीले, बहुत ही मधुर संगीतकार की याद आ गई जी। वो थे मदन मोहन। जी हाँ, उनका पूरा नाम था मदन मोहन कोहली। मदन मोहन कोहली जी का जन्म 25 जून 1925 को इराक में हुआ था। जी हाँ, उनके पिताजी वहीं पर कार्यरत थे। उसके बाद सेना में वो भर्ती हो गए, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा था कला का, जो जुनून था कला का, वो उन्हें ऑल इंडिया रेडियो तक खींच लाया। उसके बाद उन्होंने 1946 के आसपास फिल्मों में कदम रखा और कुछ संगीतकारों के सहायक रहे। उसके बाद अपना संगीत उन्होंने दिया। दुल्हन एक रात की, अदालत, हंसते ज़ख्म, गज़ल, ऐसी फिल्में हैं जिनके संगीत की वजह से उन्हें याद किया जाता है। कमाल का संगीत, इतना मीठा, इतना मधुर संगीत है, और ख़ासकर ऐसे गाने जो गज़लों जैसे होते थे, बहुत सूदिंग। तो उनको हम याद कर रहे हैं आज, और उनके बारे में एक बहुत ही यंग टैलेंटेड संगीतकार हैं अभिषेक मजूमदार। वो पियानो पर उनकी एक धुन बजा रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वीर ज़ारा जो कि अभी फिल्म आई है कुछ सालों पहले, तो वीर ज़ारा में मदन मोहन की एक ऐसी धुन थी जो कहीं इस्तेमाल नहीं हुई थी, बना के उन्होंने रखी थी। यश चोपड़ा जी ने उस धुन को उसमें इस्तेमाल किया है। तो देखिए अभिषेक जी उस धुन को बजा रहे हैं पियानो पर। अभिषेक मजूमदार आजकल बहुत सारी फिल्मों में संगीत दे रहे हैं। तो अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। भारतीय कोंकण प्रांत के चित्रपट आयाम की सीने चौपाल की इस बैठक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं अभिषेक मजूमदार। हमारा समाज, हमारी संस्कृति गीत संगीत से परिपूर्ण है, और संगीत की बात करें तो फिल्म संगीत सब में रचा बसा है। आज मैं याद कर रहा हूँ प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार मदन मोहन जी को। 15 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है। फिल्मों में मदन मोहन जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक श्रद्धांजलि उनके लिए।
तो ये था मीठा संगीत, आपने सुना। ये धुन थी मदन मोहन की और पियानो पर थे अभिषेक मजूमदार। तो आज की बैठक यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन चलते चलते एक बार मैं आपको और बता दूं कि अगले महीने के आखिरी शनिवार को शाम 5 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी नई कला के साथ, किसी नए कलाकार के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, आनंद में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी कुल्यकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजै धृत खर खर वाले, अबला केनुमारत बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम्, वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि रिधि तुमि मर्मा, त्वं हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा